हेलो टू एवरीवन। शुरुआत करते हैं हम हमारे पर्यावरण के सीरीज का, और उसमें जो चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था वह था पारिस्थितिकी तंत्र। और उस पारिस्थितिकी तंत्र में आज का जो हमारा है वो है लास्ट टॉपिक, और जिसका नाम है जैव संचयन और जैव आवर्धन। तो क्या होता है जैव संचयन, जैव आवर्धन, इससे संबंधित हम सभी कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जैव संचयन की। जैव संचयन, अब ये जैव संचयन क्या है, या फिर आप इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो जैव संचयन को आप इंग्लिश में कहोगे बायो एक्यूमुलेशन। अगर आप इंग्लिश में इसे जानना चाहो तो आप लिख सकते हो इसे बायो एक्यूमुलेशन। अब बायो एक्यूमुलेशन या फिर जैव संचयन से संबंधित अगर हम कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इसे समझने के लिए हमें एक पिरामिड बनाना होगा। चलिए एक पिरामिड बना लेते हैं, और ये जो पिरामिड यहाँ बनाया जाएगा वो मैं जलीय पारितंत्र को लेकर के बना रहा हूँ, क्योंकि मुख्यतः आपको जैव संचयन का एक अच्छा उदाहरण जो है वो जलीय पारितंत्र में दिखाई देता है। वैसे तो स्थल में भी दिखाई देगा, लेकिन जलीय में आप ज़्यादा बेहतर इसे समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जैव संचयन क्या है। ये हो गया पिरामिड हमारा, जो जलीय पारितंत्र को यहाँ प्रदर्शित करेगा। जलीय पारितंत्र, अब देखिए जब हम जलीय पारितंत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग ट्रॉफिक लेवल या अलग अलग ट्रॉफिक स्तर दिखाई देगा। तो सर्वप्रथम मैं बॉटम वाले स्तर को एक बना लेता हूँ, और फिर ये बताया जाएगा कि एक्चुअल में जैव संचयन क्या है, बायो एक्यूमुलेशन, और इससे संबंधित एक और टर्मिनोलॉजी जो आपके सामने यहाँ पर मैं इस्तेमाल किया वो था जैव प्रवर्धन या आवर्धन, उसे भी समझेंगे। तो चलिए पहले ट्रॉफिक लेवल बना लिया जाए। ये ट्रॉफिक लेवल हो गया जो सबसे निचला स्तर का, जिसे हम उत्पादक भी कह सकते हैं। और इस उत्पादक में आपको दिखाई देगा जैसे कि सूक्ष्म पादप प्लवक, जिसे आप इंग्लिश में फाइटोप्लैंक्टन कहते हो। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन या सूक्ष्म पादप प्लवक आप कह सकते हो। अब इस फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाला उपभोक्ता जो रहेगा वो कौन है? तो हम इसे ले सकते हैं यहाँ पर जूप्लैंक्टन। ये आ गया, जिसे आप लिख सकते हो जूप्लैंक्टन। अब इस जूप्लैंक्टन को खाने वाले के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिश, या फिर आप इसे सामान्य भाषाओं में मछली कह सकते हैं। तो ये भी एक हमारा ट्रॉफिक स्तर कवर हो गया। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो एक और ट्रॉफिक स्तर हमें दिखाई देगा जो इसको खाएगा, जिसे हम कह सकते हैं जैसे कि मैमल्स। भाई स्तनधारी भी आपके पास मछलियां होती हैं, ठीक। तो मैमल्स की यहाँ पर बात चल रहा है। चलिए मैमल्स आपके पास फिर से एक ऊपर के टॉप लेवल के ट्रॉफिक लेवल में दिखाई दे रहे हैं। अब इस मैमल्स के ऊपर अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास आएगा शीर्ष भक्षाहारी, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं टॉप प्रेडेटर्स की यहाँ पर बात चल रही है, टॉप प्रेडेटर्स। तो चलिए अब ये तो हमने बना दिया अलग अलग ट्रॉफिक लेवल को, और विशेष तौर पे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ कि ये जलीय पारितंत्र को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसमें हम जैव संचयन कैसे समझेंगे, इसी से एक और टर्मिनोलॉजी संबंधित यहाँ पे लिखवा देता हूँ, वो है जैव आवर्धन। और इस जैव आवर्धन को आप इंग्लिश में कहोगे बायो मैग्निफिकेशन। जैव आवर्धन, या फिर अन्य नाम अगर आप इसका जानना चाहो तो आप कह सकते हो जैव प्रावर्धन, ठीक है। और इसका एक और अन्य नाम है, इसी का ही अन्य नाम इंग्लिश में अगर आप जानना चाहो तो आप लिख सकते हो जैव एम्प्लीफिकेशन, मतलब बायो एम्प्लीफिकेशन इसका अन्य नाम अंग्रेजी में। हिंदी में अगर आप जानना चाहो तो इसे ही जैव प्रावर्धन भी कहा जाता है, जैव प्रावर्धन या प्रवर्धन, जैव प्रवर्धन। चलिए अब ये टर्मिनोलॉजी को हम आसान भाषा में समझते हैं, इसे परिभाषित करते हैं इस पिरामिड के आधार पर। पिरामिड के आधार पर समझने के लिए पहले
इस जैव संचयन को मैं परिभाषित करता हूं। देखिए, जब हम जैव संचयन की बात करें, इसका मतलब कि बायोलॉजिकली या फिर किसी भी ट्रॉफिक स्तर, किसी भी एक ट्रॉफिक स्तर की अगर आप बात करें, मान लीजिए अगर मैं इस उत्पादक वाले ट्रॉफिक स्तर की बात करूं, पोषक स्तर की, तो यहाँ पे आपको फाइटोप्लैंक्टन दिखाई दे रहा है। अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने क्या किया, कहीं कृषि क्षेत्र में, मान लीजिए आपने कहीं एक कृषि कोई क्षेत्र है, उस कृषि क्षेत्र में आपने इस्तेमाल किया DDT। अब DDT क्या है? DDT जो है वो एक कीटनाशक है जो कि आप कृषि के क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं, और यही DDT जब कृषि में आपने इस्तेमाल किया, किसी कारणवश जो सतही जल होता है उसके माध्यम से ये कहाँ चले गया? जलीय पारितंत्र में एंटर कर गया, प्रवेश कर गया। उसे खाने वाला कौन है? फाइटोप्लैंक्टन। तो जब ये फाइटोप्लैंक्टन के अंदर ये DDT चले गया, जो कि खुद में कीटनाशक है, मतलब ये कैसा है? विषैला पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है। ये विषैला रासायनिक पदार्थ जब इस फाइटोप्लैंक्टन के अंदर एंट्री कर गया, यहाँ पे जो सूक्ष्म पादप प्लवक आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये कितने लंबे समय तक बना रहेगा वो विषैला पदार्थ इन फाइटोप्लैंक्टन को, उसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे इस जैव संचयन के अंतर्गत, वो है बायोलॉजिकल हाफ साइकिल। बायोलॉजिकल हाफ साइकिल। अब बायोलॉजिकल हाफ साइकिल क्या है? इसे ही आप हिंदी में कहते हो जैव हाफ साइकिल। अब ये बायोलॉजिकल हाफ साइकिल जो है, ये यही दर्शाएगा कि इस फाइटोप्लैंक्टन में, ध्यान से सुनिएगा, इस फाइटोप्लैंक्टन में जो DDT कृषि के माध्यम से सतही जल ने जो इसे लाया और आज ही इसके अंदर एंटर कर गया है, तो कितने समय तक ये विषैला पदार्थ इस फाइटोप्लैंक्टन में बना रहेगा, वो निर्भर करता है बायोलॉजिकल हाफ साइकिल पर। मतलब कि कितने समय तक ये फाइटोप्लैंक्टन अपने बॉडी में उस विषैले पदार्थ को रख सकता है, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज की यहाँ पर बात चल रही है, अपापचय की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, तो जैव संचयन क्या हुआ? जैव संचयन मतलब कि किसी भी ट्रॉफिक स्तर पर, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन लिया गया है, किसी भी ट्रॉफिक स्तर या किसी भी पोषण स्तर पर जो जीव आपके पास दिखाई दे रहे हैं, यदि उनमें या उनकी खाद्य श्रृंखला में, ये क्या है? ये तो एक प्रकार का खाद्य श्रृंखला आपको दिखाई दे रहा है, तो उनकी खाद्य श्रृंखला में या फिर उस स्तर के किसी भी जीव में यदि कोई विषैला पदार्थ, जैसे उदाहरण के तौर पर DDT प्रवेश कर जाता है, तो उसके अवशोषण करने की दर या फिर उसको अपने बॉडी में लंबे समय तक बनाए रखने की दर इतनी अधिक हो जाती है कि इसकी जो एक और क्रिया है जिसे हम कहते हैं अपापचय या मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, इंग्लिश में आप इसे कहोगे। दूसरा, उत्सर्जन करने की, जैसे कि मल मूत्र के माध्यम से मानव जो है वो अपने शरीर के टॉक्सिक को बाहर निकाल देता है, वही उत्सर्जन की जो क्रिया है और जो अपापचय या मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, उससे कहीं ज्यादा अधिक, ध्यान से सुनिएगा, उससे कहीं ज्यादा अधिक यदि इस फाइटोप्लैंक्टन या फिर इस जीवों के द्वारा इस प्रकार के विषैले पदार्थ को अवशोषण करने का दर अगर बहुत अधिक हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं बायो संचयन या बायो एक्यूमुलेशन। और ये जो DDT जैसे जो विषैला पदार्थ या रासायनिक पदार्थ है, इसको अवशोषण करने का जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वो किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है बायोलॉजिकल हाफ साइकिल में, कि वो कब तक इसको अपनी बॉडी में रखे रहे। मतलब ये वह क्रिया है जहां पर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज जो है उन चीज़ों को तोड़ करके बाहर करता है, तो मतलब कब तक वो उसको बनाए रखेगा। क्लियर हुआ ये चीज़? इसलिए इसे कहा गया जैव संचयन या बायो एक्यूमुलेशन। संचय मतलब किसी चीज का संचय करना। तो यहाँ पे किसके संचय की बात चल रही है? यहाँ पे बात चल रही है किसी विषैले रासायनिक पदार्थ की। और ये विषैले रासायनिक पदार्थ क्या है? तो उस विषैले रासायनिक पदार्थ का यहाँ पर एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है DDT, कीटनाशक है, ये उदाहरण के तौर पर यहाँ पे लिया गया। तो ये कहलाता है जैव संचयन। अब बात उठती है कि सर फिर ये
बायो मैग्निफिकेशन क्या है या बायो एम्प्लीफिकेशन क्या है, हिंदी में जैसे आपने जैव आवर्धन या जैव प्रवर्धन कहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि यह है कि भाई अब यहाँ पे देखिए, फिर से आप इस पिरामिड को देखिए कि आपने एक ट्रॉफिक स्तर जो कि उत्पादक वाला ट्रॉफिक स्तर है, जहां पर आपने फाइटोप्लैंक्टन रखा, भाई हमने मान लिया कि इसमें डीडीटी एंटर कर गया, कितने लंबे समय तक ये एंट्री कर रहा है वो निर्भर करता है बायोलॉजिकल हाफ साइकिल में, और उस प्रक्रिया को कहा जाता है जैव संचयन। सर ये चीजें तो क्लियर हो गई, लेकिन सर ये बायो मैग्निफिकेशन क्या है या फिर जैव आवर्धन क्या है, तो इसे समझने के लिए अब हमको ट्रॉफिक स्तर पर चलना पड़ेगा क्रमिक तौर पर। इसका मतलब कि अब हम उत्पादक क्षेत्र से, इसे देखें, उत्पादक से हम जाएंगे उपभोक्ता के टॉप लेवल तक का, इस तरीके से। मतलब कि अब आप इस फूड चेन में या खाद्य श्रृंखला में नीचे से ऊपर की ओर जाओगे, या फिर आप उसे कह सकते हो कि उत्पादक वाले पोषण स्तर से हम उपभोक्ता वाले पोषण स्तर की ओर क्रमिक तौर पर ऊपर उठते जाएंगे। तो हमें यह दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा, यह दिखाई देगा कि फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाला कौन? जूप्लैंक्टन को खाने वाली फिश को कौन खा लेगी? मैमल्स के लिए उपभोक्ता कौन है? टॉप प्रेडेटर्स। जब ये इनको इस क्रमिक तौर पर खाते जा रहे हैं, तो ये जो विषैला पदार्थ डीडीटी जैसे उदाहरण के तौर पे लिया गया, उसकी जो विषैले पदार्थ की जो वो है कंसंट्रेशन है, जिसे आप हिंदी में कहते हो सांद्रता, वो पोषण स्तर क्रमिक तौर पर जैसा बढ़ रहा है, वैसे ही उसकी सांद्रता भी उस विषैले पदार्थ की बढ़ती जाएगी। इसका मतलब कि यह है कि जो भी विषैला पदार्थ इस उत्पादक जीव के द्वारा अपने शरीर में जो बनाए रखने की प्रक्रिया थी एक लंबे समय तक की, उसको अपने जैव संचयन कहा, और वही विषैला पदार्थ जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर फिर तीसरे पोषण स्तर में क्रमिक तौर पर ऊपर उठता जाता है, तो उस विषैले पदार्थ की, उदाहरण के तौर पर डीडीटी जो लिया गया है, उसकी कितनी सांद्रता बढ़ती जा रही है, उसका कितना कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है, उसे कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। इतना क्लियर हो गया? अब यहां देखिए, हो सकता है कि आपसे कहीं एग्जाम में यह पूछ दे कि बायोमैग्निफिकेशन की जो दिशा है वो कैसे बढ़ती है। तो आप देखिए, बायोमैग्निफिकेशन उत्पादक से उपभोक्ता की ओर बढ़ रही है, तो आप कहोगे ये कैसा है? ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल इन डायरेक्शन। जबकि बायो एक्यूमुलेशन की अगर बात चलती है, तो बायो एक्यूमुलेशन को अगर आप देखोगे तो वो कैसा बढ़ रहा है? किसी एक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या में, तो आप इसे कहोगे कैसा बढ़ता है? वो इस तरीके से बढ़ता है, इस तरीके से बढ़ता है, मतलब कि क्षैतिज, हॉरिजॉन्टली। कौन बढ़ता है? जैव संचयन। और ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल कौन बढ़ रहा है? तो क्या लिया आपने? बायो मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। तो ये तो इससे संबंधित कॉन्सेप्ट है। अब हमको यह देखना होगा कि सर क्या कुछ ऐसे विषैले पदार्थ का आप एग्जाम्पल बता सकते हैं और उसके प्रभाव को बता सकते हैं, ताकि आगामी परीक्षा जो भी आप दो उसमें आसानी से आप प्रश्नों को हल कर सको। तो उसे देखने के लिए हम प्रभाव और उनके कारक दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो टॉपिक, इसका जो सब टॉपिक हम लेंगे, प्रभाव और कारक। तो पहले हम कारक के तौर पर बात करते हैं, कारक और प्रभाव। कारक और प्रभाव, तो यहाँ पे कारक के तौर पर हम क्या लेंगे? कारक के तौर पर हम लेंगे उन सभी विषैले पदार्थों के एग्जाम्पल और उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया कि हमने ले लिया एक डीडीटी। तो डीडीटी क्या है? एक विषैला पदार्थ है। वो विषैला पदार्थ हमने देखा, जैसे जलीय परितंत्र को हमने ले लिया, फाइटोप्लैंक्टन में आ गया। फाइटोप्लैंक्टन से फिर हमने देखा कि ये, यहाँ देखिए, जूप्लैंक्टन में आया, जूप्लैंक्टन से फिश आया। मान लीजिए उस फिश को मानव ने खा लिया, तो जब मानव ने उसे खा लिया तो जाहिर सी बात है अब उस मानव के शरीर में बायोमैग्निफिकेशन जो था, जो सांद्रता थी किसकी? विषैले पदार्थ की, वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण आप ये कह सकते हो कि यही डीडीटी मानव में हमें एक प्रकार के कैंसर की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। मतलब मानव में ये कैंसर का एक कारक हमें दिखाई देगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मानव के मस्तिष्क में दुष्प्रभाव पड़ता है, उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती दिखाएगी, गुर्दे खराब होते हुए दिखाई देते हैं। ये इसका उदाहरण है। किसकी वजह से? डीडीटी की वजह से। तो मानव में क्या हो रहा है? कैंसर, गुर्दे खराब हो जाना, या फिर मस्तिष्क में दुष्प्रभाव पड़ना, इत्यादि इत्यादि। भाई जन्म दर में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ये डीडीटी। ठीक, मानव को लेकर के बात चलिए। दूसरे अगर हम कारकों की अगर बात करें, दूसरे कारक और प्रभाव की अगर बात करें, चलो उसको देख लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कुछ रासायनिक पदार्थ, और वो भी
ले लेते हैं नदियों में, मतलब कि भारी धातु है। अब इस भारी धातुओं में जैसे कि सेकंड ले रहा हूँ, भारी धातु, भारी धातुएं। अब ये भारी धातुएं को समझने के लिए हम चले जाते हैं नदियों की ओर, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए सीसा, आप ले लीजिए तांबा, निकल, क्रोमियम, ये सब के सब क्या है, तो ये है एक भारी धातुएं, जैसे सीसा, तांबा, निकल, क्रोमियम। फिर अगर आप खनन वनन इत्यादि करते हो तो उसमें आपको जस्ता भी दिखाई दे देता है, ठीक है। तो भारी धातुओं की अगर बात की, सीसा, तांबा, निकल, क्रोमियम इत्यादि अगर हम देखते हैं इत्यादि, तो ये आपको कहाँ दिखाई देता है, जैसे कि नदियों में। अब नदी में मान लीजिए हमने ले लिया गंगा नदी, क्या ले लिए, गंगा नदी। और गंगा नदी में इस प्रकार की भारी धातुएं मिल रही है, जिसकी पुष्टि जो कौन कर रहा है, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा इसकी पुष्टि की जा रही है। किसके द्वारा इसकी पुष्टि की गई, तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा इसकी पुष्टि की जा रही है। गंगा नदी में ऐसे भारी धातुएं पाए जा रहे हैं, और ऐसे जो भारी धातुएं पाए जाते हैं ये विषैले पदार्थ की तरह हमारे बॉडी में काम करेगा अगर इसका सांद्रता या कंसंट्रेशन बहुत अधिक बढ़ जाता है, और हम इस पानी का जब सेवन करते हैं, पीते हैं हम उसे, तो ऐसे भारी धातुओं से हमें बचना होगा, क्योंकि ये विषैले पदार्थ के तौर पर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो कंसंट्रेशन या सांद्रता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब हो गया। चलिए तीसरा अगर कारक की अगर हम बात करें, कोई और कारक की अगर बात करें, ऐसे ही हम कुछ रासायनिक पदार्थ, जैसे कि हम ले सकते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक से भी हमारे बॉडी में, जीवों में बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, मतलब जैव संचयन और जैव आवर्धन दोनों ही यहाँ पर दिखाई देता है, जिसका दुष्प्रभाव हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। जैसे कि ले लिया गया प्लास्टिक, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक को क्यों लिया गया, क्योंकि प्लास्टिक में एक विषैला रासायनिक पदार्थ आपके पास मिलेगा, वो आप ले सकते हो बिस्फेनॉल ए, बिस्फेनॉल ए। अब ये जो बिस्फेनॉल ए है, ये बिस्फेनॉल ए एक रासायनिक पदार्थ है जो प्लास्टिक में रहेगा, और यही प्लास्टिक को यदि किसी कारण से कोई जीव अपने बॉडी में ले लेता है तो उसके कारण एक विषैला पदार्थ जो है बॉडी में एंटर कर जाएगा फूड चेन के माध्यम से, और उन्हें काफ़ी दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक, ऐसे ही किसी अन्य कारक की अगर बात किया जाए, अन्य कारकों की अगर बात किया जाए, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो मछलियां हैं उनका जो प्रजनन दर है वो कम हो जा रहा है, तो वहां पर आपके पास दो रासायनिक पदार्थ दिखाई देते हैं, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे पारा, और आपके पास आ गया पारा और सेलेनियम, पारा और सेलेनियम। चलिए पारा और सेलेनियम, तो पारा और सेलेनियम को अगर बॉडी में फिश ले लेती, मछली, तो उससे मछली की जो प्रजनन दर है वो कम हो जाता है। प्रजनन दर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिनसे उनकी जनसंख्या कम होती दिखाई देगी हमें। ठीक है, तो ये हो गया। एक और अगर ऐसा कारक अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा, जैसे कि जो सोनार भाई जो हमारे होते हैं वो भी उसका इस्तेमाल करते हैं, उस केमिकल का सोने के कार्यों में, तो उसका नाम होता है साइनाइड। तो यहाँ पे अगर आप साइनाइड देखोगे, और यदि ये साइनाइड और जो ये केमिकल है जो कि विषैला है, यदि ये जलीय परितंत्र में चले जाता है तो जो कोरल रीफ होती है, प्रवाल भित्ति की यहाँ पे बात चल रही है, प्रवाल भित्ति या फिर आप इसे कह सकते हो कोरल रीफ, उनके विनाश का कारण बन जाता है। ये देखिए, उनके विनाश का कारण कौन बन जा रहा है, साइनाइड, प्रवाल भित्ति। तो वैसे पारा सेलेनियम हमने देखा। एक और कारक है पारा, मतलब कि
रासायनिक पदार्थ, ठीक है, जिसके हम मर्क्यूरी भी कहते हैं, और एक केमिकल जो है, जैसे कि हम इसे जानते हैं, आपके पास दिखाई देगा, वो है कारक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। किसकी बात किया गया? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और पारा। यहां ध्यान देंगे, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये जितने भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ये विषैले पदार्थ का नाम, उससे आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है, यदि ये फूड चेन में चले जाता है और वो फूड चेन के माध्यम से या खाद्य श्रृंखला के माध्यम से यदि वो मानव तक पहुंच जाता है, मानव, हम मनुष्यों की यहाँ बात चल रही है, मानव तक अगर ये पहुंच जाता है तो मानव के शरीर में ये विषैला पदार्थ अपना एक दुष्प्रभाव छोड़ना चालू करता है। पारा और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मानव में कैसे पहुंचा? तो ये पहुंचा एक फूड चेन के माध्यम से, जिसके कारण क्या होगा कि जो मानव शरीर है उसमें हमें एक कैंसर का कारण बनता हुआ दिखाई देता है। ये पारा और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसके माध्यम से गया? तो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से गया। तो ये कुछ कारक और प्रभाव है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। बायोमैग्निफिकेशन या फिर जैव आवर्धन और बायो संचयन या फिर जैव संचयन या बायो एक्युमुलेशन को लेकर के। तो ये था आज का टॉपिक जिसे हमने आपको डिटेल में बताया है। इससे संबंधित और भी जो लेक्चर्स है वो हमारे YouTube चैनल में है, आप उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मैं आपका अपना क्रांति सर।